हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में कुछ बात कर लें। तो अभी तक आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे कि इस इलेक्ट्रॉन जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, कुलम्स लॉ से। सो अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हाउ द चार्जेस विच आर इन मोशन। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो उसके सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था। बोला जाता है कि फिर जब ये कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, मीन्स आपने इसे सम वेलोसिटी दे दिया किसी इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल को, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है, स्टैटिक में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा इसके चारों तरफ। ठीक है, बट जब ये मोशन में होगा तो हम लोग बोलते हैं इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक, सो अब ये चार्ज कैसे फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली किसी चीज को मोशन में लाने के लिए, ठीक है, सो किसी चीज को मोशन में लाने के लिए तो चार्ज को जब मोशन में हम लोग लेकर के आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब यहाँ पर है हाउ करंट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारा यूज हम लोग देखते हैं चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का, और आज के डेट में तो दुनिया इलेक्ट्रिक करंट पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का आपका इन्वेंशन जो हम लोग अगर बात करें तो वो आपका फराडे ने किया था। ठीक है, जिसने कहा कि किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर आपने कोई मैग्नेट को रखा, एक मैग्नेट अगर आप रखते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसमें जो चार्ज होंगे वो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और इसमें करंट फ्लो करेगा। उसी को करंट होता। हुआ क्या कि रैंडमली अगर हम लोग कोई एक कंडक्टर लेते हैं और इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, एक मेटल हम लोग लिए, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसके सरफेस पे रोटेट करेंगे। ठीक है, बट फ्लो नहीं करेंगे। ठीक, वो इस कंडक्टर के सरफेस पे ही मूव करेंगे, बट कंडक्टर से बाहर बाहर नहीं जा सकते, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके नियर में हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर मान लेते हैं हम लोग इधर पॉजिटिव देते हैं और इधर नेगेटिव देते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव मूव करना स्टार्ट करेगा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बोला गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंस लॉ विच गवर्न द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे लॉ है, तो आइए चलते देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में अभी आगे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। सो बोला गया कि जब ये कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, याद रखना सरफेस पे फ्लो करते हैं। ठीक है, किधर फ्लो करेंगे, सरफेस पे, सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो जब ये फ्लो कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज रख करके, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं और एक साइड में कंडक्टर के एंड में नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल काम है फिर चार्ज रखे हो तो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका अपना एक पोटेंशियल होगा, उसके सराउंडिंग में कोई अंदर चार्ज पार्टिकल आएंगे तो उसे वो अट्रैक्ट करेगा। सो ये पोटेंशियल प्रोवाइड करने से, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो उससे क्या होगा, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे।
जिससे क्या होगा कि अब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितने भी चार्ज होंगे, देखा गया कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग जितने भी चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया गया, सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया गया, तो बोला गया कि एन ई क्यू इक्वल टू एन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इस पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया गया 1 सेकेंड में। सो इलेक्ट्रिक करंट, उससे फिर बोला गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, इट इज क्यू बाई टी। अगर उसे पास करने में टाइम टी लग रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करने में, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में डी क्यू बाई डी टी भी बोलते हैं। सो इट इज आवर इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होता है वो कूलम पर सेकेंड भी होगा और इसे एम्पियर भी बोला जाता है, ठीक है, ये डी क्यू बाई डी टी हो गया। Electric current through a conductor is not steady, then it is measured as I is equals to dq by dt. Not steady means fix नहीं होगा, अगर आपने पोटेंशियल चेंज किया तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट की तो बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। सो देखो, हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मूव करते रहते हैं, बट जब ये मूव करते हैं तो बोला जाता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हुए जाते हैं, किससे, तो अनदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, फिर एटम से कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव आयन से उनसे भी कोलाइड करते हुए ये मूव करते हुए जाएंगे। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जा करके जिग जैग मोड में जाता है, ड्रिफ्ट फॉर्म में जाता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सो जब हम लोग इसके अक्रॉस में पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, मीन्स आपने चार्ज दे दिया प्लस क्यू और उधर माइनस क्यू, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, फिर वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो चार्ज का फ्लो इस तरह से होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एट एनी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन लाइक आइडियल गैस पार्टिकल्स। मींस कंडक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर में भी, मेटल्स के। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रखें, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो बोला गया है इन ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन करेगा। अच्छा, दूसरा चीज, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने जाएं, सो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, और यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, F इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो E ले लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वही यहाँ पर लिखा गया है, और ये किधर मूव करेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा होगा, ठीक है। बट एक्सेलरेशन इज मैंडेटरी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स lose the gain velocity due to collision with vibrating atoms or ions or other free electrons। क्या मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है तो वो कॉलिजन के कारण ड्रिफ्ट होता है, उसके चलते उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है। सो वही बोला जा रहा है कि वो एनर्जी जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि नेक्स्ट बोला जा रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू पुट एट द एंड ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस r, the electrons will drift because the electric field created a neutralize the charges। दोनों चार्जेस को न्यूट्रलाइज अगर आपने पुट किया तो बोला गया
कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। सो देयर विल बी करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम लोग करंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ चार्ज Q एंड माइनस Q विल प्रोवाइड अ स्टडी करंट, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्लो करवा रहे हैं। सो हम लोग बोलेंगे कि स्टडी करंट वहां पर फॉर्म कर गया, ठीक है, इन द कंडक्टर। द सप्लाई ऑफ चार्जेस इज डन बाय यूजिंग सेल्स और बैटरी। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग को मेंटेन करना है तो याद रखना, पोटेंशियल जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हम लोग सेल और बैटरी ही यूज करते हैं, ठीक है। सोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो हम लोग ये बात की अभी तक कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट नहीं मूव करके वो ड्रिफ्ट होते हुए मूव करते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉलिजन होता है कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट हम लोग देखते हैं कि किसी कंडक्टर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रिफ्ट होते हुए मूव कर रहा होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर एल स्मॉल लेंथ ले लेते हैं और इसमें रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोलते हैं टी, ठीक है। सो एवरेज स्पीड अगर हम लोग बोले या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोले अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये हो जाएगा कि सर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम ले लेते हैं, टी ही रखते हैं इसको, जैसे सिंबल टाउ का होता है तो ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा, तो इसमें फोर्स लग रहा है QE, ठीक है। सो इसमें बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी है, हाँ है, कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है E बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय M। सो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में ये रिलैक्सेशन टाइम हम लोग T ले लेते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई M इंटू T होता है, ठीक है। हम्म, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। तो क्या बोला गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, अगर हम लोग रिलेशन देखें, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहां से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल से बैटरी से हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग बोले कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, टोटल लेंथ L है, तो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या होता है, E इज इक्वल टू dV/dr। सो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी उसे हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पर E इज इक्वल टू V/L टी कर देंगे, ठीक है। देखो सो आई इज इक्वल टू Q/2 हो जाएगा, जहां पे Q इज इक्वल टू तो I इज इक्वल टू जब Q/T हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/T। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसमें बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो, अगर कोई कंडक्टर का टोटल लेंथ L है और इसके एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग V प्रोवाइड कर रहे हैं
और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर बोला गया है, चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए ले लेते हैं तो इसकी वॉल्यूम हो गई एरिया इंटू लेंथ। तो इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इसको देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसे बोला गया, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम। सो n इंटू ए एल। सो यहां पर अगर हम लोग पुट करें कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टू है, n इज इक्वल टू n इंटू ए एल इंटू ई बाई टी, और t यहाँ पर अगर हम लोग इस रिलेशन को देखें, वीडी इक्वल टू लेंथ बाई टोटल टाइम, टोटल लेंथ बाई टोटल टाइम जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है। सो वीडी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू हो गई l बाई वी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो लेंथ लेंथ यहाँ पे कैंसिल आउट। सो फाइनली हम लोग को मिलता है I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, जो इन दोनों में रिलेशन है, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब यहाँ पे एक टर्म आता है करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या होता है कि जब हम लोग चेक करते हैं कि करंट तो फ्लो कर रहा है, बट पर यूनिट एरिया जब करंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, सो जैसे क्या हुआ, करंट डेंसिटी को हम लोग अगर जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है आई बाई ए। तो आई की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, आई बाई ए एन ई वी डी बाई ए करेंगे, एरिया कैंसिल हो जाएगा, एन ई वी डी हो जाता है, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके पुट करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम टी आ जाता है। तो ये आपका करंट डेंसिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया मोबिलिटी। सो बोला गया कि जब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसे कैलकुलेट किया जाए तो उसे हम लोग एक टर्म दिया गया, दिए हम लोग, जिसे हम लोग बोले मोबिलिटी। सो मोबिलिटी में बोला गया, म्यू से इसे रिप्रेजेंट किया गया। इसमें बोला गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसको मॉड ले लेंगे अब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट किए, वीडी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम लोग देखें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन क्यू ई ई बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाता है हमारा ई कैंसिल, और मोबिलिटी इज इक्वल टू ई इंटू रिलैक्सेशन टाइम बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे बोला गया। ठीक है, और फिर आई वाई एन ई ए एन ई के टर्म्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या वी डी इक्वल टू क्या हम लोग निकाले रिलेशन, आई बाई, देखो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आई बाई ए एन ई, है ना, और बाई में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी हमारा हो गया आई बाई ए एन ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसा ही यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो बोला गया
मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर साइमन बोला गया है, ठीक है, एस यूज किया जा रहा, सॉरी सेकेंड होगा, पर सेकेंड। प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। सो ये था मोबिलिटी। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अब क्या है कि हम लोग ओम्स लॉ देखें कि उसमें एक कंडीशन दिया गया था। क्या कंडीशन दिया गया था? उसमें एक कंडीशन दिया गया था कि जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो उस कंडक्टर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने पोटेंशियल राइज किया तो करंट का भी वैल्यू राइज कर जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज किया तो करंट का भी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। बट एक कंडीशन यहां पर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला गया। सो जब बोला गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स अगर आप पोटेंशियल और करंट के बीच में वी आई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बोलते हैं कि वो जो ग्राफ होगा इनके बीच में वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R आता है, V इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस R हो गया। सो बोला गया है कि ओम्स लॉ इज नॉट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ जा रहा है, इसीलिए तो इसे हम लोग फंडामेंटल लॉ नहीं माना गया। इनफैक्ट इट इज कॉमनली फाउंड प्रॉपर्टी ऑफ मेनी सब्सटेंसेस अंडर सुटेबल कंडीशन। ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी है कुछ सुटेबल सब्सटेंस का, जो इस तरह का नेचर शो करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो करंट में वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है नॉन लीनियर रिलेशन। अब अगर कोई कंडक्टर का अगर हम लोग रिलेशन देखें कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट चेंज करते हैं या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के भी अगर आप पोटेंशियल को राइज करते हो और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, जिस कंडीशन में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा उस केस में वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। मींस नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट नहीं होकर के कर्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट नहीं होगा, लिटिल बिट कर्व भागेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से टाइप्स है यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मींस नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें। सो उसमें है कि आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब देखो हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। यहां से रेजिस्टिविटी को अगर हम लोग सब्जेक्ट करें तो VA बाई आई इंटू एल। रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का, यहाँ में दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपने रेजिस्टिविटी को इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस है T°C टेम्परेचर पे जब उसका रेजिस्टेंस होगा, ये 0 नॉट बोलते हैं, रो नॉट। ये 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जिसमें अल्फा हो जाता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में कि सडनली करंट रेजिस्टिविटी हाई हो गया, मीन्स करंट का फ्लो सडनली डाउन हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय हैज वीक टेम्परेचर डिपेंड्स। एलॉय का जो रेजिस्टिविटी में वेरिएशन होगा वो टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करते हैं, इसीलिए टेम्परेचर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज 200 से 400 600 800, और ये स्ट्रेट लिनियरली इंक्रीज कर रहा है इक्वल रेट से, सडनली नहीं आप चला जा रहा, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बोला गया रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर तो फुल्ली आपका टेम्परेचर डिपेंड कर जाता है, तो आप लिटिल बिट टेम्परेचर राइज करते हो तो इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाता है और उल्टा काम कर जाता है,
टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो करंट यहाँ पर हाई हो जाता है, सो टेम्परेचर राइज होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो ये नेचर है टेम्परेचर डिपेंड के अकॉर्डिंग कंडक्टर के। नेक्स्ट है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो किसी सर्किट, किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, या फिर आप एक रेजिस्टेंस ले लो, और इस रेजिस्टेंस को अगर आपने एक सेल से कनेक्ट किया और पोटेंशियल प्रोवाइड किया V, सो ऑब्वियसली इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ अमाउंट सेम पोटेंशियल जाएगा, और करंट I अगर फ्लो कर रहा है, करंट I अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम लोग V दे दिए, और तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करके आने में, ए बी है तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल हो जाएगा। यही वर्क डन जो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है, जो चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में, जो वर्क डन कराने में जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पर W इक्वल्स टू वी क्यू इंटू वी तो हो गया, बट ओम्स लॉ भी अगर हम लोग देखें तो V इक्वल्स टू आई आर हो जाता है, और चार्ज का फ्लो जो होता है वो Q इक्वल्स टू आई टी भी हो जाता है, अगर हम लोग इसे टाइम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें। सो हम लोग बोलेंगे V हो गया आई आर इंटू क्यू हो गया आई टी। सो ये हो गया हमारा वर्क डन जो हमारा था वो अब एनर्जी बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। ठीक है, और आई की वैल्यू अगर आप यहां से V बाई आर पुट करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये यहाँ पर U की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, और इसी रिलेशन में आप V R की वैल्यू R इज इक्वल टू V बाई आई पुट करते हो, R की वैल्यू V बाई आई, तो यहाँ पर आ जाता है VIT इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा फॉर्मूला है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। जब आपका पोटेंशियल और करंट है तो आप पोटेंशियल करंट के फॉर्म में आप एनर्जी को कंसीडर करोगे। ये फॉर्मूला VIT हो गया। अब पावर क्या होता है, पावर यहाँ पर बोला गया कि भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके आ रहा है, ठीक, उसमें आपने एनर्जी दिया, बट 1 सेकेंड में कितना आपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने, जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने कंज्यूम किया या यूज किया। ठीक है, दैट इज पावर। पावर होता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है पर सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर ले। ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब पावर के लिए हमारा यूनिट अगर बात करें तो जूल पर सेकेंड होता है। ठीक, और SI यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो वॉट होता है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो बस क्या करना है, हमें टाइम से हटा देना है, वर्क डन तो हमें पता ही है, एनर्जी आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो टी आपका बाई टी करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, और वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, और वी इंटू आई आ जाएगा। ये सारे रिलेशन हो गए आपके पावर के। ठीक है, इसके फॉर्म में भी अगर आप लिखोगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क क्यू बाई टी हो जाएगा, और क्यू बाई टी यहाँ आई होता ही है आपका। सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बात थी। नेक्स्ट बोला या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो हम लोग सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो दो ही चीजें माइंड में रखनी है हमें। क्या माइंड में रखनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, सेम मीन्स across all the registers। ठीक है, मीन्स
एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, R1 R2 R3 हो गए इनके रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, पोटेंशियल V प्रोवाइड किए। तो जब आप पोटेंशियल V प्रोवाइड करते हो तो इसमें से करंट I का फ्लो होगा। तो बोला गया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन current is same across all the resistor, but पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे V1 V2 V3 मींस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, मतलब डिफरेंट होगा अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, across all the registers। ठीक है। सो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें V1 की वैल्यू हो जाती है I इंटू R1, V2 की वैल्यू हो जाती है I इंटू R2 और V3 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R3। ये हो गया तीनों का V1 V2 V3 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये जो बैटरी है जो V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा, ये V वोल्टेज ओवरऑल सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस पे प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ओवरऑल नेट करंट यहाँ पर I का फ्लो हो रहा है। नेट करंट वो भले वो सारे सर्किट सारे रेजिस्टेंस में जा रहा हो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बोला गया कि टोटल रेजिस्टेंस सॉरी टोटल पोटेंशियल ये जो V है यही डिवाइड हुआ है थ्री इक्वल पार्ट्स में, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल V होगा वो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट का प्रोडक्ट होगा, और टोटल करंट जो है वो I है। सो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R। अगर हम लोग एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लेते हैं, रजिस्टर लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस R है, तो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना होगा? सो एन इंटू R हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इंटू नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आपने रेजिस्टेंस को n टाइम्स सीरीज में कनेक्ट किया, n टाइम्स इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए 5 रजिस्टर है सीरीज में, सभी का रेजिस्टेंस सेम है, 10 ओम का 5 रजिस्टर हम लोग कनेक्ट किए सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 रजिस्टर्स इंटू 10 ओम। सो ये हो गया 50 ओम हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। यही हुआ हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो पॉइंट है, जस्ट अपोजिट यहां पर हो जाता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज नॉट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द registers are same। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बट करंट सेम नहीं होगा। ठीक है। कैसे? देखो, अगर हम लोग बोले, कब बोला जाता है रेजिस्टेंस पैरेलल में है? जब दोनों के इंड पॉइंट सारे रेजिस्टर्स के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो। ठीक है। तो इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक। अब इसमें टोटल पोटेंशियल V है, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल करंट इस बैटरी से निकलेगा I, हाँ वो बैटरी से I करंट इधर जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स है, सो इसमें करंट डिवाइड हो जाता है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। ये हमारा जंक्शन हो गया।
सो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल जितना आपने सप्लाई दिया वो टोटल फिलहाल चला गया है ओवरऑल रेजिस्टेंस में। सो R1 के एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 के एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल तो सेम है बट डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है करंट। तो बोला गया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। अगर आपने टोटल करंट लिया है तो टोटल पोटेंशियल बाई टोटल रेजिस्टेंस बोलना होगा। तो ये V बाई R1 I1 इज इक्वल टू V बाई R1 ही होगा बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ। I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, सो पुट कर देते हैं हम लोग V बाई R2 प्लस V बाई R3, तो क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस 1/टोटल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल का सम हो जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा टोटल रेजिस्टेंस के लिए। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें कि n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, क्या बोला गया, 4n आइडेंटिकल रजिस्टर्स। आर इक्विवेलेंट जो होगा ना इस केस में वो डायरेक्ट एक सिंगल, सभी का रेजिस्टेंस सेम है तो सिंगल एक रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जितने भी रेजिस्टेंस, सपोज 10 ओम का रेजिस्टर है और हम लोग 5 10 ओम का रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, सो 10 ओम तो एक रजिस्टर का वैल्यू है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। नेक्स्ट है जंक्शन रिमूवल ऑफ सर्किट। अब देखो जंक्शन रिमूवल मींस यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक जंक्शन दिख रहा है डी पॉइंट पे इस सर्किट में। अब इधर से अगर हम लोग ए और बी एंड पॉइंट ले लें जिसके अक्रॉस में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये करंट इधर से एक इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। अब ये करंट इधर से फ्लो करते हुए कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ब्रांच में डिवाइड होगा। और ये जो करंट इधर से आ रहा था इधर से भी करंट आया, तो फिर ये दोनों इनपुट हो गया इस जंक्शन में और ये दोनों आउटपुट हो जाना चाहिए पोटेंशियल अकॉर्डिंग, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहा। और इधर से ये करंट होते हुए फिर इससे दोनों को कंबाइन होके फिर यहां से आ गया और ये स्ट्रेट इधर से आ रहा। सो यहाँ जो करंट आया क्या वो सेम है, या फिर यहाँ से जो मान लीजिए I1 था ये I2 था, यहाँ से करंट आई गया, तो क्या ये I2 है और ये I1 है, होना ही चाहिए तभी यहाँ पर I होगा, है ना। तो ये I1 तो यहाँ से डिवाइड भी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वायर को अगर हम लोग ओपन कर दें, ठीक है, रिमूव करके जंक्शन को अगर हम लोग रिमूव करें और इस तरह का डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और ये ओपन हो गया इधर, मीन्स सी ई ए बी, ये पॉइंट हो गया डी और इसको हम लोग डी डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को, ये आर रेजिस्टेंस वाला जो था, अब ये डी डैश जब हो गया, आर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सभी का तो रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या हुआ डी डैश और डी दोनों सेम पॉइंट पे थे तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी, सॉरी, दोनों के जो पॉइंट होंगे, पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा हो गया यहाँ पर कि दोनों पॉइंट डी पॉइंट का, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पॉइंट तो है कॉमन, कॉमन पॉइंट होने से क्या हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट डी डैश इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी।
सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? डेल्टा वी जीरो हो जाएगा अक्रॉस पॉइंट डी और डी, सॉरी, डी और डी डैश के बीच, यहां से यहां। तो अगर हम लोग कोई वायर को कनेक्ट करते हैं यहां से यहां तक, इसके बीच में अगर कोई हम लोग रेजिस्टेंस रखते भी हैं उस केस में, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। सो अगर हम लोग वायर में अगर करंट चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो नो डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। इसका मतलब आप इसे जॉइंट रखो या ना रखो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे ओपन कर दिया, इसे हम लोग बोले जंक्शन रिमूवल ऑफ सर्किट। अब ये सिंपल हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में आ गए और इधर ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 2R पैरेलल में आ गया दोनों, फिर से R हो जाएगा। और यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, फिर ये टू दोनों पैरेलल, आगे करके हम लोग इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हुआ, देखो यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं इस मेथड को। क्या किया गया कि एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट कर दिया गया जिस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। पोटेंशियल रेजिस्टेंस जीरो तो करंट बहुत हाई फ्लो करना चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर हम लोग जीरो ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट वन ए जो वन V1 है, यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो सके, ठीक है। सो पोटेंशियल से मैं इसको हम लोग सॉर्टिंग भी बोलते हैं, सॉर्ट कर देना सर्किट। सो यहाँ पर हो गया डिफरेंट पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट है, V2 से ये सॉर्ट करके लाया गया इस पॉइंट पे, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल है यहाँ यहाँ सारे एंड पॉइंट्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाले तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, यहाँ भी V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, यहाँ भी V1 माइनस V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम आ रहा। तो अगर कोई रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब कि वो सारे रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, जहां पे एक V1 है पोटेंशियल और एक V2 है और तीनों के बीच में ये रेजिस्टर्स है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, क्योंकि सब आइडेंटिकल रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया सेल EMF इंटरनल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। देखो अभी तक तो हम लोग ये जाने सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है, सेल बोलिए या बैटरी बोलिए, वो एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। क्या करता है? पोटेंशियल प्रोवाइड करता है और उसको मेंटेन भी रखता है कि हाँ जितना अमाउंट जितना वोल्ट पोटेंशियल चाहिए उतना वोल्ट वो प्रोवाइड करके प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब बैटरी की अपनी एक क्वालिटी है कि वो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन करके अपना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो सिंगल ही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है हमेशा, इसीलिए ये डायरेक्ट करंट देता है। कोई भी बैटरी और सेल होगा दुनिया में, जितने बैटरी और सेल की बात की जाए वो हमेशा डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, DC करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नेटवर्क में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो, तो क्या बोला गया? electrochemical cell convert chemical energy into electrical energy and is a source of DC in electrical network, DC source बोला गया है। Electromotive force or EMF of a cell is the potential difference across its terminal when no electric current is flowing through it is in an open circuit। यहाँ पर देखो ये ओपन सर्किट इस तरह से होगा कि एक सेल है, सेल के दो टर्मिनल हुए पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को
यहाँ पर ओपन सर्किट में यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे मेजर करते हैं। तो जो हमें यहाँ पोटेंशियल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो पोटेंशियल है एक तरह का अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है। अब ये जो ईएमएफ है टर्मिनल में प्रोवाइड हो रहा, कहा जाता है कि बैटरी जिस चीज का बना है केमिकल है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोड्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स में भी चार्ज को फ्लो करवाना है। तो ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए वो भी रेजिस्ट करता ही करता है। तो यहाँ पर बैटरी में जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल, वो रेजिस्ट करता है और उसके थ्रू यहाँ पर कुछ चार्ज को फ्लो कराने में एनर्जी बैटरी अपने आप में इनबिल्ड यूज कर लेता है, इसलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं सेल का। सो जो हमारा ईएमएफ है, बोला गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो टर्न कराने में जो होता है टर्मिनल वोल्टेज पे, ओपन सर्किट में अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं तो ये टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। ठीक। सो नेक्स्ट बोला गया है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां से जब आप मूव करोगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ ए और बी पॉइंट, सो वी ए बी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें वी ए बी जो कि टर्मिनल वोल्टेज होगा, उसमें इधर से मूव करेंगे तो अगर करंट इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, आगे हम लोग साइन कन्वेंशन में डिस्कस करेंगे, तो ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ ई में से ये आई आर जो पोटेंशियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट आई फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को ड्रॉप कर लेगा। सो जो उसकी कैपेसिटी जो ईएमएफ है चार्ज को फ्लो कराने का, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन यूज करेगा, एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा बैटरी सेल खुद अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में, और तब वो टर्मिनल के क्रॉस में पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा जिसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, तो वो ई माइनस आई आर हो जाता है। और ये टर्मिनल वोल्टेज ही टोटल लोड सर्किट में लोड रेजिस्टेंस को प्रोवाइड होगा। ठीक है। सो internal resistance R of a cell is the opposite offered by the cell itself to the flow of electric current। जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट, अपोजिट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सो बोला गया सरफेस एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, जैसा इलेक्ट्रोड की कौन सी सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों के बीच के गैप के बीच में भी डिपेंड करता है। नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसके ऊपर तो सारा चीज ही डिपेंड कर गया। तो उसमें टेम्परेचर भी आएगा, नेचर भी आएगा, कंसंट्रेशन कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल, सेल को चार्ज करते समय हम लोग कितना पोटेंशियल दे रहे हैं, तो वही टर्मिनल वोल्टेज होगा ईएमएफ माइनस आई आर, जितना अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। और सेल का सिंबल हम लोग दे देते हैं इस तरह से, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे देते हैं ईएमएफ और आर। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंबल हो गया सेल का। ठीक। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। देखो हम लोग आप लोग देखे होंगे टॉर्च में या बहुत सारे जगह पे सेल्स को हम लोग जब मल्टीपल सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसे बैटरी बोलते हैं, तो उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एक के बाद दूसरा इस तरह से। ये एक सेल है जिसकी पोटेंशियल V है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसमें एक और सेल कनेक्ट कर दिया गया जिसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है और रेजिस्टेंस R। सो मान लीजिए ईएमएफ,
ये V जो है पोटेंशियल नहीं होके इसको ईएमएफ हम लोग बोलेंगे। सो ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, ऐसे करके हम लोग सीरीज में सेल को कनेक्ट किया। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारे सेल का नेट पोटेंशियल बी, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। सो पोटेंशियल अक्रॉस ए डी आपका टोटल पोटेंशियल होगा सारे सेल को सीरीज में आप कनेक्ट किए हो। ठीक है, सो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी। ठीक है, सो ईएमएफ अगर बोले नेट ईएमएफ, तो पॉजिटिव साइन भी हमें बहुत जरूरी होता है देखना। तो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन सभी का सेम है। ठीक है, सो ये डायरेक्टली E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। ठीक है, बट टोटल रेजिस्टेंस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो उसमें ईएमएफ होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो देखो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो सारे रेजिस्टेंस भी सीरीज में है और डायरेक्ट पोटेंशियल पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए। ओके, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। सो इसके थ्रू ए टर्मिनल जो हुआ हमारा ए और बी, ये ए और डी, इसके थ्रू जो पोटेंशियल प्रोवाइड होगा टर्मिनल वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो ये नेट ईएमएफ माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, जो पोटेंशियल ये प्रोवाइड करेगा अपना टर्मिनल के अक्रॉस में। सो ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं RL, और इसके थ्रू इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा I। ठीक है, सो अगर हम लोग इस करंट I को निकालने जाएं, सो I इज इक्वल टू V बाई टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी लोड रेजिस्टेंस, RL हम ले लेते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नेट पोटेंशियल क्या है? नेट पोटेंशियल हमारा है टर्मिनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग NE, E1 प्लस E2 E3 जो है यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि N आइडेंटिकल सेल है तो सभी का इंटरनल ईएमएफ भी सेम होगा और रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो उस केस में हम लोग NE ले लेंगे। ठीक है, ईच का ईएमएफ E हो गया और N रजिस्टर है तो NE हो जाएगा और R रेजिस्टेंस है तो NR हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा? यहाँ पर हम लोग अगर सर्किट में टोटल R इक्विवेलेंट निकालने जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये सारे जो सेल के जो रजिस्टर्स हैं वो लोड रजिस्टर सीरीज में। सो लोड रेजिस्टेंस तो R है ही हमारा। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस तो R है, प्लस NR हो गया, मींस नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, टोटल ईएमएफ कितना है पोटेंशियल जो प्रोवाइड हो रहा है वो NE है। सो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। सो हम लोग इसको बोलेंगे NE बाई R प्लस NR, जो हमारा हो गया यहाँ पर नेट करंट सप्लाई बाय दी सेल। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग सेल्स को सबको पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, देखो N आइडेंटिकल सेल है तो सभी का ईएमएफ E हो जाएगा, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। अब ये N टाइम्स है
और इसको हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किए, लोड रेजिस्टेंस के साथ। सो ऑब्वियसली सर्किट में करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल ईएमएफ पैरेलल में जब भी करंट करेंगे, पैरेलल में करंट करेंगे तो टोटल ईएमएफ जो होगा हमारा वो एक सिंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, करंट डिफरेंट होता है। आर इक्विवेलेंट अगर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेंगे तो ये बोला जाएगा कि सर एक सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको एन नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, ये जो पैरेलल वाला होगा वो सीरीज इसके साथ सीरीज में है, लोड रेजिस्टेंस के साथ, सेल पैरेलल में कनेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस आर बाई एन, दैट इज एन इंटू कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस इंटू आर बाई एन, ठीक है। सो करंट क्या होगा, सो पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल हमारा हो गया ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई, ठीक है, बाई आर इक्विवेलेंट, सो एन आर प्लस आर, ये स्मॉल एन इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम लोग ये सारे सेल को मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, मीन्स बोला गया कि आपने एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स को सीरीज में तो कनेक्ट किया कितना टाइम्स, एम टाइम्स, ठीक है, एम टाइम्स हम सीरीज में ले रहे हैं, जिसके सभी का ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, और यही एम टाइम्स वाले रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पैरेलल में फिर कनेक्ट किया, है ना। सो पैरेलल में एन टाइम्स इन पैरेलल, ठीक है, और इसको फिर हम लोग कनेक्ट कर दिए एक सिंगल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारा, सॉरी पहले टोटल ईएमएफ इन सीरीज में देख लेते हैं, यहां से यहां तक इस पार्ट का, वन पार्ट का। सो वन पार्ट में फॉर वन वन ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच में अगर देखें तो ई टोटल क्या हो जाएगा, एम इंटू ई, सीरीज में सभी को ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस आर इंटरनल, सो एम आर हो जाएगा। बस यही सारे सेल को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। सो अब अगर हम लोग बोले कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू एम एप्सिलॉन एम ई हो गया टोटल ईएमएफ, ईच ब्रांच, एक ब्रांच का जितना होगा वही सारे ब्रांच का आइडेंटिकल है। सो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो एक ब्रांच का जितना है वही टोटल हो गया, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो बोला है कि एक ब्रांच में एम इंटू आर है, सो एन टाइम्स ऑफ ब्रांच में कितना होगा, तो एक ब्रांच का रजिस्टर बाय टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो करंट कितना हो गया, करंट अगर हम लोग बात करें आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है, एम ई बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस, ये तो पैरेलल वाला आ गया आपका, पैरेलल में टोटल था, बट होल सर्किट का देखेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस भी ऐड करना होगा, यहाँ हम लोग आर ऐड करते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा एम ई बाय, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो एन आर प्लस एम आर बाई एन हो जाता, एन आर प्लस एम आर बाई एन, एन ऊपर चला गया इनटू एन हो गया। सो फाइनली वी गॉट आई इज इक्वल टू एम एन ई ईएमएफ ऑफ ईच सेल बाई एन इंटू number of parallel grouping with total resistance plus number of series grouping with internal resistance, ये हो जाता है टोटल करंट।
ठीक है, ये था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ्स रूल। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल निकले। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स रूल, जिसे बोला गया, दो रूल उन्होंने दिया। ठीक है, फर्स्ट जंक्शन रूल, सेकेंड लूप रूल। फर्स्ट क्या था, जंक्शन रूल, और सेकेंड लूप रूल। इसमें क्या हुआ कि हम लोग जैसे देखें कि जंक्शन इसलिए नाम दिया गया, जैसे कि रेलगाड़ी जितने भी आती हैं, किसी एक कोई एक टर्मिनल है और उस पर टर्मिनल पे आने के बाद सभी चले जाएंगे, तो जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी ही गाड़ियां वापस जाएंगी अगर क्रॉस कर रही हैं तो। सो सेम वायरिंग में कनेक्शन में होता है कि जितने भी करंट आएंगे, सपोज I1 I2 I3 आया, और I4 I5 और I6, डिफरेंट डिफरेंट करंट गए अमाउंट में। ठीक है, सो दोनों केस में क्या हुआ कि जितना इनपुट करंट था उतना ही आउटपुट करंट होगा, इनपुट करंट के इक्वल आउटपुट हमारा करंट। सो बोला गया कि समेशन ऑफ ऑल दिस करंट इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट 4 5 6। ओके, सो हम लोग जब इसको सारे करंट को ऐड करेंगे तो जो आपका इनवर्ड है, इनपुट हो रहा है, मीन जहां करंट इन कर रहा है उसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं। सो जो आउट हो रहा होगा उसको हम लोग को माइनस में लेना होगा। I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब बोला गया कि समेशन ऑफ ऑल द करंट ऑफ एनी जंक्शन, इनपुट और आउटपुट दोनों को लेंगे तो साइन के अकॉर्डिंग साइन चेंज भी करते हैं आउटपुट और इनपुट में, तो वो टोटल सम हमारा 0 होगा। ये था आपका जंक्शन लॉ। सो क्या बोला गया, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड इनटू अ जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल अमाउंट में आउट होगा। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग हो सकता है आउटपुट, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा इक्वल होगा इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, सेकंड बोला गया यहाँ पर लूप लॉ, लूप रूल। इसमें बोला गया है कि जब आप कोई क्लोज लूप लेते हो, मीन्स कोई एक सर्किट है, यहाँ पर मान लीजिए एक सर्किट हम लोग लेते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ पर हम लोग बैटरी ले लेते हैं, फिर एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले। ठीक है, R1 R2 R3 से R4 R5, और बीच में एक हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक सेल। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट किए। अब ये एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें हम लोग बोलेंगे कि एक लूप फॉर्म करता है, कैसे, ABCDEF, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो A टू B, B टू E, E टू F, F टू A, ये एक कंप्लीट लूप बनता है। लूप क्या होता है, जहां से कोई चीज स्टार्ट हो और घूम के वापस वहीं आके स्टॉप हो जाए। सो एक वन साइकिल कंप्लीट किया, इसको लूप बोलते हैं। सो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, बी से ई, ई से डी, और फिर इधर ये एक लूप हो गया। और फिर आप इधर बी टू सी, डी, ई, फिर अगेन बी, ये भी एक लूप हो गया। ठीक है, सो दो डिफरेंट लूप है। लूप लॉ बोला गया कि आप अगर इस लूप से स्टार्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा एवरी पॉइंट का, मींस पोटेंशियल अक्रॉस ए बी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस बी टू ई प्लस पोटेंशियल अक्रॉस ई टू एफ प्लस पोटेंशियल अक्रॉस एफ टू ए, टोटल सम जो होगा वो 0 होगा। और आप इस सेकेंड लूप में भी आप मूव करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, अगेन ई टू बी जब मूव करोगे तो टोटल
पोटेंशियल यहां भी 0 हो जाएगा। तो बोला गया कि जो पोटेंशियल होगा अराउंड एनी क्लोज सर्किट, क्या बोला जा रहा, अराउंड एनी क्लोज सर्किट लूप the sum of the potential drops equal to the sum of the potential rise। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल राइज होगा। मतलब कि इस सर्किट में हम लोग अगर यहाँ पे सेल दे रहे हैं तो ये बैटरी से जितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उतना ही पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस अपने अंदर ड्रॉप करेगा टोटल सर्किट में। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन सर्किट में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, तो इसीलिए टोटल का पोटेंशियल का सम 0 होता है। ये बोला गया अकॉर्डिंग टू लूप लॉ या लूप रूल। ठीक है, सो इसमें कुछ कुछ साइन कन्वेंशन भी हम लोग देखते हैं लूप लॉ और जंक्शन में। तो हम लोग देखते हैं कि इनपुट करंट है और आउटपुट करंट है, तो हम लोग उसको प्लस और माइनस ले लेंगे। ठीक है, लूप लॉ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग मूव किधर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक बैटरी है जिसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, लूप लॉ में हम लोग मूव किधर कर रहे हैं, ये बैटरी हो गया। सेल में अगर हम लोग देखें कि हम लोग इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, सो एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि हमें करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा। तो करंट इधर फिलहाल इस डायरेक्शन में आएगा। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई है और उस पॉइंट का पोटेंशियल लो है तभी करंट फ्लो कर रहा। सो हम लोग देखते हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पोटेंशियल सेल किस डायरेक्शन में रखा हुआ है या फिर करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए एक सेल है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में आई मूव कर रहा है और या रेजिस्टेंस है इसमें भी आई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये सेल है जिसका पोटेंशियल यहाँ पर वी ईएमएफ ई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो साइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपके डायरेक्शन ऑफ लूप में जो आप मूव करोगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। सपोज करंट इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और आप मूव कर रहे हो करंट के ही डायरेक्शन में, सो ऑब्वियसली आप लोअर पोटेंशियल से यहां पर आप सेल के अकॉर्डिंग देखोगे तो फाइनल आप पॉजिटिव में जा रहे हो नेगेटिव से। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आपका ईएमएफ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग को प्लस में लेना होगा, पॉजिटिव में आउट हो रहे हो। अगर हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अपोजिट जाते हैं सॉरी प्लस में लेंगे, और जब हम लोग अपोजिट जाएंगे मींस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जा रहे हो, तो मतलब आप हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो फाइनली आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस ईएमएफ लेना होगा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस में जब हम लोग देखते हैं कि तो रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन मायने रखता है। अगर करंट का डायरेक्शन जिधर जा रहा है मीन्स ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट ले लें, देखो अगर ये पॉइंट पोटेंशियल ए है और पोटेंशियल बी है, सो ऑब्वियसली करंट बी टू ए जा रहा है, तो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, हायर से लोअर करंट फ्लो कर रहा है, और आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इससे तो हमें यह पता चला कि करंट जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल से लोअर मूव कर रहा है। तो अगर आप करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप्स ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर। सो हम लोग बोलेंगे I इंटू आर। किस डायरेक्शन में, जब आप करंट के अपोजिट जाओगे तो आपको लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना होगा, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो सो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करोगे तो आपको
ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस आई आर हो गया। ठीक है, सो ये हम लोग साइन कन्वेंशन के लिए 2 रूल्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है वेटस्टोन ब्रिज। अब देखो, सर्किट को हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, बहुत बार क्या हुआ कि सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं वो हमें अननोन फाइंड करना पड़ा। सो जिस वजह से हम लोग क्या किए, एक अरेंजमेंट किए। क्या अरेंजमेंट किए कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया गया साइड्स ऑफ ए स्क्वायर टाइप और रेक्टेंगल, और इसमें हम लोग करंट सप्लाई के लिए वोल्टेज दे। ठीक है, रेजिस्टेंस यहां पर हम लोग पी क्यू आर एस दे। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, और जब हम लोग इसमें करंट सप्लाई देते हैं आई, सो करंट तो इसमें जाएगा और इसमें डिवाइड होगा I1 और I2 में, और फिर इधर से वही करंट वापस चला जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या किए, यहां पर एक और रेजिस्टेंस सेंटर में हम लोग कनेक्ट किए। अब क्या हुआ कि करंट जो है यहां से जाकर के I1 जो है हमारा, वो यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, फिर I2 भी यहां से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहा। सो डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हो गया, तो ये डिसबैलेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस। ठीक है, तो जिसमें हम लोग इसको क्या करते हैं कि जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस करने का कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा पोटेंशियल, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सॉरी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो बोलेंगे कि ये सर्किट बैलेंस हो गया, और इसमें जो करंट जा रहा था आई, वो 0 हो जाएगा। तो उसे चेक करने के लिए क्या किया जाए, तो उसे चेक करने के लिए हम लोग इस ब्रांच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर इसलिए फिट किया गया ताकि स्मॉल से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का भी फ्लो अगर होगा इस ब्रांच में, मींस अगर अनबैलेंस्ड थोड़ा सा भी हुआ तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे V माइनस वी टी, तो ये 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अब इसमें क्या है, PQRS 4 रजिस्टर रखे थे हम लोग, जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए PQRS है। तो इसमें से कोई एक रजिस्टर ऐसा है जो अननोन है। ठीक है, अननोन है। सो जब ये वेटस्टोन ब्रिज सर्किट अरेंज किया गया और जब ये बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है ब्रांच का, P/Q/R/S, ये दोनों रेशियो जो होगा हमारा, वो इक्वल हो जाता है बैलेंस हो जाने से। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, इस पाथ पे करंट का फ्लो नहीं होता, तो जब इसी सर्किट को हम लोग वेटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। सो क्या बोला गया है वेटस्टोन ब्रिज के बारे में, बोला गया है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स PQRS सच दैट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी 3 ऑफ देम, इसमें से कोई भी एक हमारा, सारे एनी 3 का वैल्यू पता है, कोई एक मिसिंग है, सो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस। फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग वेटस्टोन ब्रिज बनाए। वेटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन इफ इलेक्ट्रिक करंट IG flowing through the galvanometer becomes 0. So in balance Whetstone bridge IG equals to 0, means current pass through galvanometer is 0. तब ये कंडीशन आता है, दिस गिव्स द इक्वेशन ऑफ बैलेंस
Whetstone bridge, that is P by Q equals to R by S. सो रेजिस्टेंस का रेशियो लेना है, हमेशा याद रखना जो ब्रांच से गैल्वेनोमीटर किया गया है उसका रेशियो लिया जाता है, P by Q R by S। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या बोला गया है, फिगर शो करंट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, देन करंट इज, अब इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये इनपुट करंट है 2 एम्पेयर, I1 ले लो, I2 ले लो, और ये यहां से I3, I4, I5। ठीक है, हम्म सो बोला क्या जाता है, जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही इनपुट करंट होगा। हम लोग को निकालना है करंट आई का वैल्यू, यहाँ पर ये 1 नहीं दे करके आई दिया गया है, आई का वैल्यू। तो लॉ के अकॉर्डिंग यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये दोनों इनपुट हो रहा देखो, है ना, और ये आउटपुट है, बाहर जा रहा है ये तीनों करंट। सो I3 प्लस I4 प्लस I5, सो 2 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर इज इक्वल टू I3 1 एम्पेयर प्लस 1.3 एम्पेयर प्लस आई दिया गया है। तो सॉल्व करने से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 4 माइनस 2.3 एम्पेयर, ये आ गया 1.7 एम्पेयर, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन में ये हमारा यहाँ पर हो गया 1.7 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया, सर्किट हैज सेक्शन ए बी सी एस shown in figure if the potential at point A, B and C are V1, V2 and V3 respectively, the potential at O is, इस O पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वी ओ ले लेते हैं, नॉट ले लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल बोला गया है ए पर है V1, यहाँ पर है V2, यहाँ पर है V3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल एट O। देखो हम लोग अगर करंट की बात करें तो इसमें किसी एक से करंट इनपुट इन करते हैं, I1, I2 आउट हो गया, I3 भी मान लो आउट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना, और I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R1। V क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बाई V0, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये हो गया V1 माइनस V0 बाई R1 इज इक्वल टू I2 के लिए हो गया V2 माइनस V0, सॉरी इसमें हो जाएगा V0 माइनस, ठीक है, इसमें क्या होगा, करंट V0 फाइनल से V0 माइनस V1 बाई R1 इज इक्वल टू I2 के लिए हो गया V2 माइनस V0 बाई R2 प्लस V3 माइनस V0 बाई R3। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो V0 बाई R1 माइनस V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2 माइनस V0 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 माइनस V0 बाई R3। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो ले रहे हैं वो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, V0 माइनस V1 किए, करंट आपका V0 तरफ मूव कर रहा है, यहाँ V0 से आउट हो रहा है तो V2 ग्रेटर है, V2 माइनस V0 किए। ठीक है,
अब इसमें क्या हो जाएगा, वी नॉट वाला जो ये हमारा टर्म्स है माइनस में जो है, इसको हम लोग इस साइड लाएं और यहां से V1 को हम लोग इस साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट की जो वैल्यू आएगी यहां से हम लोग देखेंगे तो वी नॉट बाई R1 माइनस वी नॉट बाई R2 उधर गया, प्लस वी नॉट बाई R2 माइनस वी नॉट बाई R3 भी गया तो प्लस वी नॉट बाई R3। सो हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया वी नॉट, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इधर हमारा बच जाएगा V2/R2 है, V3/R3 प्लस में है, V1/R1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। ठीक है, सो V नॉट की वैल्यू एट O पे बोला गया है हम लोग को V नॉट निकालने के लिए, तो यहां से V नॉट हमारा क्या हो गया, V नॉट हमारा हो जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। ये तो हो गया इस साइड। अब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड के जगह हम लोग इसको क्या करेंगे, पावर -1 लिख देंगे। सो ये हमारा हो जाता है आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका पावर हो गया -1। सो ये हो गया हमारा V नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0। मीन्स इस सर्किट में क्या है, 2 ओम रजिस्टर है, 3 ओम रजिस्टर है और 3 वोल्ट का एक सेल है। ठीक है, बोला जा रहा है इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0, वी बी इज इक्वल टू 0, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी विल बी, ए और डी पे क्या पोटेंशियल होगा ये फाइंड करना है। तो देखो, अगर हम लोग देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है वी ए बी, तो क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम है जिसमें करंट जा रहा है यहाँ पे 2 एम्पेयर, है ना, आई है। तो हम लोग बोलेंगे वी ए बी को वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 एम्पेयर करंट इंटू 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 4 वोल्ट। और ये वी बी 0 बोला गया है वी ए, सो वी ए का वैल्यू कितना आ गया, वी ए इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, सेकंड यहाँ पर डी टू सी में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वी बी डी इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल यहाँ पर अगर 0 हो रहा है, सो ऑब्वियसली टोटल पोटेंशियल यहाँ पर 3 है, तभी जाके इनके बीच का जो पोटेंशियल 3 वोल्ट जो सेल प्रोवाइड कर रहा है वो बैलेंस कर देता है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। सो हम लोग बोलते हैं कि वी बी डी या डी बी अगर आप बोलोगे, वी डी माइनस वी बी हो जाएगा, जिसके बीच में टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट लगाए। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा Vd कितना हो गया, 3 वोल्ट, Vb 0 है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी 3 वोल्ट और पोटेंशियल एट पॉइंट ए 4 वोल्ट, 4 वोल्ट और 3 वोल्ट, डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।